तो जय हिंद दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग डीपीएसपी जो है वो अपनी कंटिन्यू करने वाले हैं, जो कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी या फिर राज्य के नीति निर्देशक तत्व इनको हिंदी में कहते हैं। एंड आर्टिकल 43 तक हम लोगों ने देख लिया था और आज की इस वीडियो से हम लोग कंटिन्यू करेंगे आर्टिकल 43A। अब सबसे पहली बात, ये एक बड़ा ए जो है वो क्यों लगाया गया है? क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू आया है। ठीक है, तो जब हम लोग संविधान में संशोधन करते हैं तब किसी आर्टिकल को अगर हमें ऐड करना हो तो हम उसके साथ कैपिटल ए जोड़ते हैं। ठीक है, तो अगर आर्टिकल 43 में ही हमें कुछ ऐड करना है तो हम लोग आर्टिकल 43A ऐड कर देंगे उसमें। ठीक है, तो आर्टिकल 43A जो है वो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ऐड किया गया, तो ये तुम लोग ध्यान में रखना। एंड 1976 में, ठीक है, तब इंदिरा गांधी जी की सरकार थी, ये भी तुम लोग ध्यान रखना। अब इसमें भी वर्कर्स को कुछ तरीके के राइट्स दिए जा रहे थे, और कैसे राइट्स दिए जा रहे थे कि जो वर्कर्स हैं, जो फैक्ट्रीज में या फिर जितनी भी इंडस्ट्रीज में काम कर रहे हैं, उनको मैनेजमेंट में भी इंक्लूड किया जाए। तो जितनी भी तुम लोग ट्रेड यूनियंस वगैरह देखते हो और जितनी भी वर्कर्स यूनियन वगैरह, ये सारी जो चीजें हैं वो इसी आर्टिकल के थ्रू निकल के आती हैं। तो इसको एक बार हम लोग पढ़ भी लेते हैं। आर्टिकल 43A जो कि है पार्टिसिपेशन और वर्कर्स इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। ठीक है, तो इंडस्ट्रीज के मैनेजमेंट में वर्कर्स का पार्टिसिपेशन हो, ये डायरेक्टिव जो है वो दिया गया है स्टेट को, तो इस आर्टिकल में। ठीक है, तो इसको डिटेल में भी पढ़ लेते हैं। ये जो है, ये जितने भी हम लोग आर्टिकल्स पढ़ रहे हैं ये एज इट इज कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुए हैं, तो एकदम जो है वो सेम लैंग्वेज है। ठीक है, तो काफी हम लोग डिटेल में और प्रिसाइज चीजें पढ़ रहे हैं। स्टेट को एक डायरेक्शन देता है, द स्टेट शेल टेक स्टेप्स बाय सूटेबल लेजिस्लेशन। ठीक है, तो हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं, जितनी भी डीपीएसपी होती हैं वो किसी न किसी लॉ के थ्रू इम्प्लीमेंट करती है गवर्नमेंट, क्योंकि ये डायरेक्टली इन्फोर्सेबल बाई कोर्ट्स नहीं है, इसलिए इनके लिए एक लॉ लाना पड़ता है, इसके थ्रू इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। ठीक है, तो बाई सूटेबल लेजिस्लेशन इनको क्या करना है? टू सिक्योर द पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ अंडरटेकिंग्स। ठीक है, जितनी भी अंडरटेकिंग्स, एमओयू वगैरह, ये जो जितनी भी सारी चीजें होती हैं उसमें वर्कर्स का पार्टिसिपेशन हो, और एस्टेब्लिशमेंट और अदर ऑर्गेनाइजेशन एंगेज इन एनी इंडस्ट्रीज। ठीक है, तो इंडस्ट्रीज में पूरी तरीके से वर्कर्स का जो कंट्रीब्यूशन है वो लिया जाए। ठीक है, तो उनको भी एक एक्टिव जो है मैनेजमेंट में इंक्लूड किया जाए वर्कर्स को, तो ये पूरा डायरेक्टिव प्रिंसिपल इस डीपीएसपी का मकसद है। ठीक है, तो ये आई थिंक तुम लोगों को समझ में आ गया होगा। तो इसके थ्रू जो ट्रेड यूनियंस और वर्कर्स यूनियंस वगैरह होते हैं वो निकल के आते हैं इसी आर्टिकल के थ्रू। अब हम लोग नेक्स्ट जो आर्टिकल पढ़ने वाले हैं वो है आर्टिकल 43B। ठीक है, अब 43 में ही हमें एक और आर्टिकल ऐड करना था, तो 43B हम लोगों ने ऐड किया। अब ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू नहीं आया था, ये तुम लोग ध्यान रखना, ये आया था। तो ये आर्टिकल आर्टिकल 43B जो है वो 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2011 के थ्रू आया था। ठीक है, तो 2011 के थ्रू 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो था उसके थ्रू इस आर्टिकल को ऐड किया गया। और इस आर्टिकल में है क्या? वही कोऑपरेटिव सोसाइटीज को प्रमोट करना है। ठीक है, तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज जैसे मतलब अमूल वगैरह होती हैं, अमूल वगैरह ये सब ये क्या होती हैं? कोऑपरेटिव सोसाइटीज। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी जो मतलब सारे लोग मिलके कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं या फिर ऐसी सोसाइटीज वगैरह खोलते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? कोऑपरेटिव सोसाइटी, सहकारी संघ इसको हिंदी में बोलते हैं। एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज को स्टेट को प्रमोट करना है, इसके लिए आर्टिकल 43 जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया 2011 में। तब सरकार किसकी थी? यूपीए की। तो मनमोहन सिंह के टाइम पे ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 2011 में, 97th याद रखना। इसके थ्रू कोऑपरेटिव सोसाइटीज को प्रमोट किया जाना है। ठीक है, तो इसको आप लोग पढ़ भी लेते हैं। द स्टेट शेल एंडेवर टू प्रमोट वॉलंटरी फॉर्मेशन, ऑटोनोमस फंक्शनिंग, डेमोक्रेटिक कंट्रोल एंड प्रोफेशनल मैनेजमेंट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। ठीक है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज का वॉलंटरी फॉर्मेशन को प्रमोट करना है, ऑटोनोमस फंक्शन को प्रमोट करना है, एंड डेमोक्रेटिक कंट्रोल और ये प्रोफेशनल मैनेजमेंट, ये सारी चीजें हैं वो कोऑपरेटिव सोसाइटी को हमें दिलवानी है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज का प्रमोशन हो गया। अब यहाँ पे एक लफड़ा हो जाता है, और लफड़ा क्या होता है? ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी जितनी भी होती हैं वो सेवन शेड्यूल में क्या होता है? 3 लिस्ट होती है हमारी, यूनियन, स्टेट और कंकरेंट लिस्ट। ठीक है, तो यूनियन लिस्ट में सिर्फ यूनियन लॉज बना सकती है, स्टेट लिस्ट में सिर्फ स्टेट लॉज बना सकती है, एंड कॉन्करेंट लिस्ट में दोनों स्टेट और मतलब यूनियन गवर्नमेंट दोनों लॉ बना सकती हैं। अब ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं वो स्टेट लिस्ट में आता आता था, यानी कि स्टेट इस पे लॉ बना सकती है कोऑपरेटिव सोसाइटी से रिलेटेड। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ? ये 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पास किया गया, उसमें स्टेट का रेटिफिकेशन नहीं लिया गया। दोस्तों होता क्या है, अगर हम लोगों को मान लीजिए स्टेट की लिस्ट में कुछ अदला बदली करनी है या फिर कुछ ऐसी चीजें करनी है जो कॉन्करेंट लिस्ट या फिर स्टेट लिस्ट में आ रही है, और उसको यूनियन गवर्नमेंट को उस पर लॉ बनाना है, तो उसके लिए क्या करना होगा? जो पार्लियामेंट है, मतलब जो यूनियन की पार्लियामेंट है, उसको लॉ पास करना पड़ेगा। एंड हाफ ऑफ द स्टेट हाफ ऑफ द स्टेट, जितनी भी हमारी स्टेट है उनके आधे, कम से कम आधी स्टेट्स को उस लॉ को पास करना होगा। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पर जब ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पास हुआ तब इसमें स्टेट्स का रेटिफिकेशन जो है वो नहीं लिया गया, और कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है वो स्टेट का मैटर था।
अब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, जितनी भी इस आर्टिकल से रिलेटेड ऐसी चीजें थी जो स्टेट की कोऑपरेटिव सोसाइटीज को अफेक्ट कर रही थी, उसको स्ट्राइक डाउन कर दिया, ठीक है, तो उसको रिमूव कर दिया गया, तो उस पर्टिकुलर चीजों को जो स्टेट की कोऑपरेटिव सोसाइटीज को अफेक्ट कर रही थी। तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज भी दो तरीके की होती हैं, एक तो कुछ ऐसी कोऑपरेटिव सोसाइटी होती हैं जो सिर्फ एक स्टेट में ही लिमिटेड हो, तो वहां पे तो सिर्फ स्टेट का जो है वो अपना अपने आप देखेगा, तो ऐसी चीजों पे लॉ कौन बनाएगा, स्टेट बनाएगा। और कुछ ऐसी कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती हैं जो मल्टी स्टेट होती हैं, जैसे अमूल वगैरह हो गई, और भी बहुत सारी कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं। तो जितनी भी अगर ऐसी कोऑपरेटिव सोसाइटी हैं जो एक से ज्यादा स्टेट में एक्ट कर रही हैं, एक से ज्यादा स्टेट में फंक्शन कर रही हैं, तो वहां पे यूनियन गवर्नमेंट को अलाउ किया गया। एंड और और मतलब कोई ऐसी कोऑपरेटिव सोसाइटी है जो सिर्फ एक स्टेट तक लिमिटेड है, तो वहां पर इसके जो प्रावधान थे आर्टिकल 43B के, उनको रिमूव कर दिया गया फ्रॉम दिस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। तो जितने भी ऐसे प्रावधान थे जो स्टेट की कोऑपरेटिव सोसाइटीज को अफेक्ट कर रहे थे, उसको रिमूव कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। तो याद रखना तुम लोग। एंड यहाँ पर फिर से एक बार डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी का यूज किया गया बाय द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। तो डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी एक बार फिर से हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। एंड पहली बार हम लोगों ने फंडामेंटल राइट्स हम लोग जब पढ़ रहे थे वहां पे देखा था कैसे श्रेया सिंगल केस में डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी का यूज किया था सुप्रीम कोर्ट ने। तो जो भी काम की चीजें नहीं होती उसको हटा देते हैं हम लोग लॉ में से, या फिर अपने कॉन्स्टिट्यूशन में से, तो उसको बोलते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी। तो यहाँ पे जितने भी ऐसे पार्ट्स थे जो स्टेट की कोऑपरेटिव सोसाइटीज को अफेक्ट कर रहे थे, उसको रिमूव कर दिया गया। एंड जितनी भी मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं उस पे ये सारी चीजें जो है वो लागू होंगी। तो ये सारी चीजें तुम लोग ध्यान रखना। तो ये यहाँ पर एक बार फिर से हम लोग ये पूरी डिटेल में देख सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट क्वाशेस सम प्रोविजंस ऑफ द 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट डीलिंग विद कोऑपरेटिव सोसाइटीज, ठीक है। तो 2021 में ये वर्डिक्ट आया था। एंड इसके थ्रू जितनी भी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज थी उनको जितने भी पार्ट उसका इफेक्ट कर रहा था उसको स्ट्राइक डाउन कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, ठीक है। तो जितनी भी ऐसी चीजें थी जो स्टेट की कोऑपरेटिव सोसाइटीज को इफेक्ट कर रही थी, मतलब कोई ऐसी कोऑपरेटिव सोसाइटी है जो कि किसी स्टेट में अपना काम कर रही है, तो वहां पर जितने भी लॉस हैं उनको जो है स्ट्राइक डाउन कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट में, ठीक है। ठीक है, तो लास्ट में फिर अल्टीमेटली क्या हुआ, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज पे ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट काम करेगा। एंड यहाँ पर फिर फेडरलिज्म को फिर से बचा लिया गया। एंड डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी का यहाँ पे फिर से एक बार हमें यूज देखने को मिला। तो ये था पूरा आर्टिकल 43B एंड 43A। एंड यहाँ पर आर्टिकल 43 अब समाप्त हो गया। एंड वी विल मूव टू आर्टिकल 44 विच इज वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, बिकॉज यहाँ पर बात होगी यूनिफॉर्म सिविल कोड की। ठीक है, तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है और अक्सर इसकी चर्चा चलती रहती है यूनिफॉर्म सिविल कोड की। आर्टिकल 44 में है यूनिफॉर्म सिविल कोड। ठीक है, यूनिफॉर्म सिविल कोड में अब हम लोग थोड़ा डिटेल में हम लोग घुसेंगे एंड यहाँ पर काफी सारी हम लोग डिटेल में बातें करेंगे। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड को डिटेल में समझने के लिए हमें थोड़ा लॉ को समझना होगा, लॉ कितने प्रकार के होते हैं। तो लॉ जो है वो एक तो होते हैं क्रिमिनल लॉ, ठीक है। तो क्रिमिनल लॉ मतलब तुम लोग अगर कोई भी क्राइम कर दो उसके लिए लॉ होता है, वो होता है क्रिमिनल लॉ। एंड दूसरा होता है सिविल लॉज। तो सिविल लॉज भी तुम लोगों ने सुना होगा, जब डिस्प्यूट्स वगैरह हो जाती हैं बिजनेस वगैरह से रिलेटेड, तो ये सब किसमें आता है, सिविल लॉज। एंड तीसरे प्रकार के लॉस होते हैं वो होते हैं पर्सनल लॉस, ठीक है। अब हम लोग क्रिमिनल लॉ की बात करें तो क्रिमिनल लॉ में जैसे तुम लोगों ने मर्डर कर दिया, या फिर तुम लोगों ने चोरी कर दी, या फिर तुम लोगों ने किडनैपिंग कर दी, तो ये सब जो चीजें हैं वो क्रिमिनल लॉ इससे डील करता है। तो इंडिया में जो है वो सभी रिलीजन्स पे क्रिमिनल लॉ जो है वो सेम ही अप्लाई होता है, यानी कि यूनिफॉर्म क्रिमिनल लॉ है इंडिया में। तो जितने भी तुम कोई भी रिलीजन से तुम्हारा कोई मतलब नहीं है, तुमने जो भी जुर्म किया है उसकी तुम्हें बराबर सजा मिलेगी, तुम्हारे रिलीजन से उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो तुम किसी भी रिलीजन को के हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, तो तुम्हारे ऊपर क्रिमिनल लॉ जो है वो सबके ऊपर सेम ही क्रिमिनल लॉ अप्लाई होगा। ऐसा ही मोस्ट ऑफ द केसेस में सिविल लॉज में भी होता है। तो सिविल लॉज भी सबके ऊपर बराबर लगते हैं चाहे कोई भी रिलीजन का व्यक्ति हो। अब यहाँ पर हम लोग पर्सनल लॉज की बात करें तो पर्सनल लॉज में क्या आता है, एक तो जितने भी मैरिज वगैरह हम लोग करते हैं वो सब किस में आते हैं, पर्सनल लॉज में आते हैं, ठीक है। तो मैरिज हो गया, डाइवोर्स हो गया, डाइवोर्स हो गया, सक्सेशन, मतलब जो उत्तराधिकारी हमारे वगैरह, तो सक्सेशन, अडॉप्शन वगैरह। और ये जो मेंटेनेंस वगैरह जो होता है, मेंटेनेंस जब मतलब डाइवोर्स लेके, जब हम लोग डाइवोर्स ले लेते हैं तो फिर हम लोगों को फीमेल को जो खर्चा पानी देना होता है वो सब क्या होता है, मेंटेनेंस। तो मैरिज हो गया, डाइवोर्स हो गया, सक्सेशन हो गया, अडॉप्शन हो गया, मेंटेनेंस हो गया, तो ये सब जो है वो किस में आता है, पर्सनल लॉस में आता है, ठीक है। तो पर्सनल लॉस में अब इंडिया में पर्सनल लॉस जो है वो सारी कम्युनिटीज के लिए सेम नहीं है, सबके लिए अलग अलग पर्सनल लॉस हैं, ठीक है। तो हिंदुओं का अपना हिंदू मैरिज एक्ट है, हिंदू अडॉप्शन एक्ट है, मुस्लिम्स के पास अपना मुस्लिम मैरिज एक्ट है, ईसाइयों के पास अपना क्रिश्चियन मैरिज एक्ट होगा। तो ये सब जितने भी लॉज हैं वो रिलीजन पे बेस्ड हैं, ठीक है। तो जितने भी पर्सनल लॉज हैं वो रिलीजन पे बेस्ड हैं, ठीक है। तो ये याद रखना।
रिलीजन पे बेस्ड हैं पर्सनल लॉज। अब हमारे हमारे देश में यूनिफॉर्म क्रिमिनल लॉ है, यूनिफॉर्म सिविल लॉ है, लेकिन पर्सनल लॉज जो है वो यूनिफॉर्म नहीं है। ठीक है, तो मुस्लिमों के अपने अलग लॉज हैं, हिंदुओं के अपने अलग पर्सनल लॉज हैं, क्रिश्चियंस के अपने अलग पर्सनल लॉज हैं, सिखों के अपने अलग पर्सनल लॉ हैं। तो वो अलग अलग हिसाब से अपनी अपनी शादियां करते हैं एंड ये सारी जो चीजें हैं वो करते हैं। तो इसको एक बार हम लोग थोड़ा पढ़ भी लें तो हमें और ज्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। यहाँ पर जो है पर्सनल लॉज की जो है वो डेफिनेशन दी है। पर्सनल लॉज आर लीगल रूल्स गवर्निंग फैमिली मैटर्स। ठीक है, तो फैमिली मैटर्स से डील करते हैं पर्सनल लॉज, लाइक मैरिज हो गया, डाइवोर्स हो गया, इनहेरिटेंस हो गया, अडॉप्शन हो गया। एंड ये किस पे बेस्ड होते हैं? इंडिविजुअल के रिलीजन पे बेस्ड होते हैं। ठीक है, तो अब हिंदूज वगैरह, क्रिश्चियन, पारसी सबके अलग अलग होते हैं। ठीक है, दिस लॉज रूटेड इन रिलीजियस टेक्स्ट। अब ये जो पर्सनल लॉ हैं उनके अलग अलग जो जितने भी लॉज हैं, जैसे हिंदू मैरिज एक्ट हो गया, मुस्लिम मैरिज एक्ट हो गया, क्रिश्चियन मैरिज एक्ट या फिर डाइवोर्स एक्ट जो भी है, तो ये कहाँ से निकल के आते हैं? इनके रिलीजियस टेक्स्ट से निकल के आते हैं। तो वेद हो गए तुम्हारे, पुराण हो गई, कुरान हो गए, या फिर शरिया वरिया जितने भी इनका ये लॉज वगैरह होते हैं तो इनके रिलीजियस टेक्स्ट से निकल के आते हैं। तो कुरान हो गई, हदीस हो गया, इसमें से मुस्लिम्स के लॉज निकल के आते हैं एंड हिंदूज के लॉज वगैरह ये कहाँ से निकल के आएंगे? वेद हो गए, पुराण हो गए, गीता हो गए, रामायण हो गया, महाभारत। तो यहाँ से जो है वो लॉज निकल के आते हैं। एंड बाइबल से क्रिश्चियंस के निकल के आएंगे, गुरु ग्रंथ साहब से उनके निकल के आएंगे। तो ये जो सारी चीजें हैं वो रिलीजियस जो है वो रिलीजियस टेक्स्ट से निकल के आते हैं इनके लॉ। ठीक है, अब सबके पास अपने अपने लॉज हैं। हिंदू मैरिज एक्ट हो गया, हिंदू सक्सेशन एक्ट हो गया, मुस्लिम मैरिज एक्ट। तो ये जो है सारी जो चीजें हैं वो सबके लिए अलग अलग हैं। यहाँ पर जो है वो समानता नहीं है, एक तरीके से सबके डिफरेंट डिफरेंट लॉज हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए जो फाउंडिंग फादर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन थे, उन्होंने आर्टिकल 44 जो है वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी में डाला। और उसमें कहा गया स्टेट को कि जब तुम्हें सही लगे तुम यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो अप्लाई कर देना। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो क्या कहेगा? वो कहेगा कि सबके लिए जो पर्सनल लॉस भी हैं वो सबके लिए सेम ही लॉस होंगे। तो तुम एक ही लॉ के थ्रू अपनी शादी करोगे, एक ही लॉ के थ्रू तुम लोग डाइवोर्स दोगे। तो जितनी भी सारी जो तुम लोग अत्याचार वगैरह, ये जो जितनी भी एम्बिग्विटीज देखते हो वो सारी जो चीजें हैं नहीं होगी, और अल्टीमेटली इससे एकता को ही प्रमोशन मिलेगा। ठीक है, तो हम सब जो है वो भारत की एक तरीके से एकता को प्रमोट करेंगे इस यूनिफॉर्म सिविल कोड के थ्रू। तो ये डाला गया बाय द फाउंडिंग फादर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन आर्टिकल 44। अब तब उस टाइम पे इसको लॉ क्यों नहीं बनाया गया या फिर इसको फंडामेंटल राइट्स में क्यों नहीं डाला गया? क्योंकि तब जब हमारे देश का पार्टीशन हुआ था वो रिलीजन के बेस पे हुआ था। तो इंडिया और पाकिस्तान का जो पार्टीशन था वो रिलीजियस बेस पे पार्टीशन हुआ था, और तब हम लोग यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो अप्लाई कर देते। देन फिर से यहाँ पर दंगे वगैरह और ये सारी जो हिंसा है वो और भड़क सकती थी। और पहले से ही काफी ज्यादा हिंसा थी और रिलीजन के बेस पे पूरा देश जो है वो डिवाइड हो चुका था। तो यहाँ पर अगर पर्सनल लॉ से भी हम लोग उस टाइम पे छेड़छाड़ कर देते तो और ज्यादा जो सिचुएशन है वो बिगड़ सकती थी। इसलिए फाउंडिंग फादर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इसको ध्यान में रखते हुए इसको डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी में डाला, और सरकार को ये कहा कि जब तुम्हें सही लगे तुम लोग यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो ले आना। लेकिन अभी तक ये यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो इंडिया में अप्लाई नहीं हो पाया है, फॉर ऑब्वियस रीजन, फॉर पॉलिटिक्स। तो यहाँ पर पॉलिटिक्स आ जाती है एंड अभी भी हम लोग यूनिफॉर्म सिविल कोड तक नहीं पहुंच पाए हैं। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो आर्टिकल 44 यही था ये। ठीक है, यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना है। अभी यूनिफॉर्म सिविल कोड से रिलेटेड एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट केस जो है वो हमें देखने को मिलता है, शाह बानो केस। तो शाह बानो केस आई होप तुम लोगों ने सुन रखा होगा, एंड पिक्चर भी आई थी इस पे एक हक नाम से। तुम लोगों को अगर डिटेल में इसको देखना है तो हक पिक्चर देख लेना। मैंने नहीं देखी लेकिन आई विल सजेस्ट यू कैन वॉच दिस। तो हक पिक्चर आई थी। इसमें क्या बेसिकली इस केस में होता क्या है, जो शाह बानो थी वो उनको तलाक दे देता है उनका पति जो कि होता है मोहम्मद अली खान। तो उनको तलाक के बाद फिर ये जो है मेंटेनेंस की डिमांड करती हैं। ठीक है, तो इंडिया के सीआरपीसी के थ्रू जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है हमारा उसके सेक्शन 125 के थ्रू अगर तुम डाइवोर्स ले लेते हो अपनी पत्नी से और वो अनेबल टू मेंटेन देमसेल्फ है, देन तुम्हें मेंटेनेंस देनी पड़ेगी उसको। ठीक है, तो मेंटेनेंस लेने के लिए शाह बानो जो है वो कोर्ट में जाती हैं एंड कोर्ट जो मोहम्मद अली खान को फिर डायरेक्शन देता है कि तुम मेंटेनेंस दो अपनी पत्नी को। लेकिन मोहम्मद अली खान जो है वो बोलते हैं कि हमारे जो मुस्लिम मैरिज एक्ट है, जितनी भी हमारे मुस्लिम लॉज हैं, वो मना करते हैं कि हम लोग मेंटेनेंस नहीं दे सकते अपनी पत्नी को डाइवोर्स के बाद। तो तलाक के बाद हम लोग ये नहीं कर सकते। तो ये तो हमारे लॉ के खिलाफ जा रहा है। तो तुम्हारे सीआरपीसी का सेक्शन 125 जो है वो हमारे रिलीजियस राइट्स को लेके जा रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट में फिर ये डिबेट होता है एंड सुप्रीम कोर्ट अल्टीमेटली फिर क्या कहता है? तो सुप्रीम कोर्ट फिर अल्टीमेटली कुरान का ही हवाला देता है मोहम्मद अली खान को कि कुरान में ये लिखा गया है कि जितने भी जरूरतमंद लोग हैं या फिर कोई भी असक्षम लोग हैं जो कि अपनी मदद नहीं कर सकते तो उनकी मदद करना वो मानवता का धर्म है। तो ये कुरान में लिखा गया था एंड
फिर सुप्रीम कोर्ट जो है वो डायरेक्शन देता है कि मोहम्मद अली खान को, तो ये कि ये तो कुरान में ही लिखा गया है, एंड मुस्लिम मैरिज एक्ट जो है वो खुद कुरान वगैरह इन सारी चीजों से निकल के आए हैं। तो ये जो है वो सीआरपीसी का सेक्शन 125 जो है वो इन द सेम स्पिरिट ऑफ योर कुरान है, ठीक है। तो सेक्शन 125 जो है वो कुरान की ही जो बातें हैं उसको सपोर्ट कर रहा है, तो तुम्हें मेंटेनेंस देनी चाहिए। फिर अल्टीमेटली जो सुप्रीम कोर्ट है वो डायरेक्शन देता है कि तुम्हें मेंटेनेंस देनी होगी अपनी पत्नी को। तो शाहबानो केस जो कि 1985 में इसका वर्डिक्ट आया, तो यहाँ पर सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के थ्रू इनको मेंटेनेंस मिलती है, और यहाँ पर ये सारी जो चीजें हैं वो देखने को मिली हमें, ठीक है। तो यामी गौतम ने प्ले किया था ये हक में, जो भी इनका कैरेक्टर था, एंड शाहबानो का, और तुम लोग पिक्चर देख सकते हो। और यहाँ पर यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात समाप्त होती है कि कैसे हमारे फाउंडिंग फादर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में उस समय की सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए इसको डायरेक्ट प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी में डाला कि एक समय ऐसा आएगा कि जब तुम यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो पूरे देश में लागू कर देना, लेकिन अभी तक वो समय जो है अनफॉर्चुनेटली नहीं आ पाया है। तो अब हम लोग बात करने वाले हैं आर्टिकल 45 की। तो आर्टिकल 45 जो है वो अभी चेंज हो चुका है, ये जो आर्टिकल हम लोग पढ़ रहे हैं ये तो पुराना वाला है, ठीक है। तो प्रोविजंस फॉर द फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन, इसकी बात करता था आर्टिकल 45, ठीक है। तो बच्चों को फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन दी जाएगी, एंड इसको हम लोग अगर पढ़ें तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। द स्टेट शेल एंडेवर टू प्रोवाइड विद इन अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स, ठीक है। तो पिछले जितने भी हम लोगों ने डीपीएसपी पढ़ी उसमें कहीं पे भी ऐसा मेंशन नहीं था कि इतने टाइम बाद तुम इस डीपीएसपी को अप्लाई कर देना, लेकिन यहाँ पे थोड़ा स्ट्रिक्ट जो है वो एक्शन लिया गया है। तो स्ट्रिक्टली ये कहा गया है कि 10 ईयर्स के अंदर अंदर तुम फ्री एजुकेशन जो है वो दे देना 14 साल तक के बच्चों को, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो स्ट्रांगली इसको कहा गया है, ठीक है। तो तुम लोग ध्यान रखना, दिस शैल एंडेवर टू प्रोवाइड विद इन अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स फ्रॉम द commencement of this constitution for free and compulsory education for all children until they complete 14 years, ठीक है। तो 14 साल तक के बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन देने की बात कही जाती है अंडर आर्टिकल 45 ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पर 10 साल की एक टाइम लिमिट सेट की जाती है, और 10 साल के अंदर 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 तुम्हें फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन जो है वो प्रोवाइड करनी होगी 14 साल तक के बच्चों को, लेकिन ये हो नहीं पाता, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो स्ट्रॉन्ग जो ये आर्टिकल काफी स्ट्रॉन्ग था, लेकिन इसको इम्प्लाई नहीं किया गया, ठीक है। तो फिर एक केस होता है जिसको हम लोग मिस मोहिनी जैन केस के नाम से जानते हैं। तो मोहिनी जैन केस में, तो मोहिनी जैन केस जो कि 1992 में हुआ था, यहाँ तक जो है अब तक हमें ये मिला ही नहीं था। फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन 1992 तक हमें मिल ही नहीं पाई थी। फिर इसके लिए फिर मोहिनी जैन केस हुआ, एंड मोहिनी जैन केस के बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि आर्टिकल 45 को अब से डीपीएसपी ना मान के एक फंडामेंटल राइट समझा जाए। तो राइट टू एजुकेशन को एक फंडामेंटल राइट जो है वो घोषित कर दिया आर्टिकल 45 को इन मोहिनी जैन केस में, ठीक है। तो मोहिनी जैन केस में क्या हुआ, अब तक मतलब 1960 हो गई, 1970 हो गया, 10 साल हो गए, 20 साल हो गए, 30 साल हो गए, लेकिन ये फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन तो मिली नहीं है। तो 1992 में ये केस हुआ, फिर सुप्रीम कोर्ट जो है वो थोड़ा नाराज हुआ और उसने कहा कि आर्टिकल 45 को अब से एक डीपीएसपी ना समझ के फंडामेंटल राइट समझा जाए, और स्टेट को जल्दी से जल्दी इसको करना होगा। फिर एक और केस होता है इसमें उन्नी कृष्णन, जिसको जेपी उन्नी कृष्णन केस के नाम से हम लोग जानते हैं, तो ये भी तुम लोग ध्यान में रख सकते हो। ये 1993 में हुआ था, और यहाँ पर थोड़ा जो सुप्रीम कोर्ट था उसके पिछले जो जजमेंट दिया था 1992 में, यहाँ पर थोड़ा वो नरम हो जाता है और कहता है कि ठीक है, फंडामेंटल राइट तो हम अभी इसको नहीं कह सकते, लेकिन स्टेट को जल्दी से जल्दी इसको अप्लाई करना होगा, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन जल्दी से जल्दी प्रोवाइड करनी होगी 14 साल तक के बच्चों को। तो ये सारी जो चीजें थी आर्टिकल 45 में थी, लेकिन इसको 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 के थ्रू इसको अमेंड कर दिया गया, और यहाँ पे काफी सारी चीजें हुई इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। और जो चीजें हुई थी वो क्या क्या थी, सबसे पहले तो आर्टिकल 21A जो है वो डाल दिया जाता है फंडामेंटल राइट्स में, ठीक है। तो फंडामेंटल राइट्स में क्या डाल दिया गया, आर्टिकल 21A। इसमें क्या हुआ, जो फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन थी इसको फंडामेंटल राइट ही बना दिया, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, फंडामेंटल राइट बन गया, ये तो हम लोग पहले ही देख चुके हैं, ठीक है। तो फंडामेंटल राइट्स में हम लोगों ने इसको देखा था, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन मिल जाएगी 6 से 14 साल के बच्चों को। तो 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू तीन चीजें करी गई थी। पहला तो आर्टिकल 21A के थ्रू राइट टू एजुकेशन जो है उसको फंडामेंटल राइट बना दिया। फिर आर्टिकल 45 जो है उसको मॉडिफाई किया गया, उसमें जो मतलब राइट टू एजुकेशन वाली बात की गई थी उसको तो हम लोगों ने फंडामेंटल राइट में डाल दिया। तो आर्टिकल 45 में इन लोगों ने कहा गया अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन अंटिल एज 6, ठीक है। तो 6 साल तक के बच्चों को अर्ली चाइल्डहुड केयर और ये सारी चीजें जो है पकड़ा दी, तो ये आंगनवाड़ी वगैरह का जो काम होता है वो सब इसमें आ गया, ठीक है। और जो तीसरा काम इसमें हुआ था वो हुआ था आर्टिकल 51A जो कि है फंडामेंटल ड्यूटीज, उसमें
आर्टिकल नंबर 51A की जो है वो ऐड कर दिया गया, ठीक है। तो इसमें क्या था, 6 से 14 साल तक के बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करनी है उनके पेरेंट्स को। तो जितने भी पेरेंट्स एंड गार्जियंस हैं, उनकी ये ड्यूटी है कि वो अपने बच्चों को एजुकेशन जो है वो दिलवाएं, 6 से 14 साल तक के बच्चों को। तो ये फंडामेंटल ड्यूटी जो है वो ऐड की गई बाई 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इन 2002, याद रखना। एंड फिर इसके लिए सरकार जो है राइट टू एजुकेशन एक्ट जो है वो लेके आई 2009 में, जिसके थ्रू फिर हमें फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन मिल जाती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है वो तुम लोग ध्यान रखना। एंड आर्टिकल 45 जो है वो अब कुछ इस प्रकार का दिखता है, प्रोविजन फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन टू चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 6। ठीक है, तो पहले क्या था और अब क्या हो गया है, तो ये तुम लोगों ने देखा। अब जो है वो अर्ली चाइल्डहुड केयर की बात चल रही है, एंड पहले राइट टू एजुकेशन की थी, जो कि अब फंडामेंटल राइट जो है वो बन चुका है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम लोगों ने देखी। आर्टिकल 21A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हम लोग फिर से देख लेते हैं। राइट टू एजुकेशन इज द स्टेट शेल प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन ऑफ द एज ऑफ 6 to 14 years इन सच अ मैनर एज द स्टेट में बाई लॉ डिटरमाइन। ठीक है, तो यहाँ पर जो एक इंपॉर्टेंट चीज हम लोग देख रहे हैं, बाई लॉ लिखा गया है। ठीक है, तो स्टेट को एक लॉ लाना पड़ेगा इसको अप्लाई करने के लिए, एंड वो लॉ जो है वो क्या आया था, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 में आया था। तो इस लॉ के थ्रू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन मिल जाती है 14 साल के बच्चों को। अब यहाँ पर तुम लोगों ने देखा होगा कि जो डीपीएसपी जो हैं, डीपीएसपी जो हैं उनको अप्लाई करने के लिए स्टेट को लॉ लाना पड़ रहा था, लेकिन यहाँ पर फंडामेंटल राइट को अप्लाई करने के लिए लॉ लाना पड़ रहा है। ये इसलिए लाना पड़ रहा है क्योंकि अल्टीमेटली इसको आर्टिकल नंबर 45 से ही ट्रांसफर करके यहाँ पे लाया गया था आर्टिकल 21A में। तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि ये जो इसका इनहेरेंट कैरेक्टर था डीपीएसपी का, वो अभी भी यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो जो लॉ के थ्रू डीपीएसपी को इम्प्लाई अप्लाई करना होता है, तो यहाँ पर उसके साथ ये फिर से वही चीज हो रही है, क्योंकि ये लाया तो डीपीएसपी में से ही गया था, तो ये अपनी क्वालिटीज भी अपने साथ लेके आया। तो अब हम लोग बात करेंगे आर्टिकल 46 की, जो कि है रिजर्वेशन। ठीक है, तो मतलब रिजर्वेशन वगैरह, तो जितनी भी शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स या वीकर सेक्शन ऑफ द पीपल हैं, उनको जो है इनजस्टिस से प्रोटेक्ट किया जाए और एक्सप्लॉइटेशन से प्रोटेक्ट किया जाए, ये सब आता है आर्टिकल 46 में। तो इसके थ्रू जो है वो रिजर्वेशन जो है वो दे देती है सरकार। तो ये सारी जो चीजें हैं वो आर्टिकल 46 से निकल के आती हैं। तो रिजर्वेशन हो गया, ये इसमें आता है। जितने भी वीकर सेक्शन हैं, वीकर सेक्शन फिर अल्टीमेटली ओबीसी जो है वो बन जाते हैं। तो तुम लोग ध्यान रखना, ओबीसी हो गए, एससी एसटी एंड ईडब्ल्यूएस। तो ये सब जो हैं, इनके जो राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट किया जाए, वो आर्टिकल 46 कह जाता है। इसको एक बार पढ़ भी लेते हैं। प्रमोशन ऑफ एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर वीकर सेक्शंस। ठीक है, तो इनके एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है, तो इसके लिए फिर हम लोग सरकार जो है वो रिजर्वेशन वगैरह दे देती है। तो ये था आर्टिकल 46। आई थिंक इतना काफी है इसके लिए।